कन्वेंशन और लिबरेशनिस्ट दुनिया की चीजें केवल हमारे बनाए हुए कन्वेंशंस हैं। उन्हें स्थापित करने के बाद हम उन्हीं में खो जाते हैं और लेटिंग गो से इनकार कर देते हैं, जिससे व्यक्तिगत विचारों और मान्यताओं से क्लिंगिंग पैदा होती है। ये क्लिंगिंग कभी खत्म नहीं होती। ये संसार है जो अनंत काल तक बहता रहता है। इसकी कोई पूर्णता नहीं है। अब अगर हम कन्वेंशनल रियलिटी को जानते हैं तो हम लिबरेशन को जानेंगे। अगर हम क्लियरली लिबरेशन को जानते हैं तो हम कन्वेंशन को जानेंगे। यही धर्म को जानना है। यहाँ पूर्णता है। उदाहरण के लिए लोगों को ही ले लीजिए। असलियत में लोगों का कोई नाम नहीं होता। हम दुनिया में नग्न पैदा होते हैं। अगर हमारे नाम हैं तो वे केवल कन्वेंशन से ही पैदा होते हैं। मैंने इस पर कॉन्टेम्पलेट किया है और देखा है कि अगर आप इस कन्वेंशन का सच नहीं जानते तो यह सच में बहुत हानिकारक हो सकता है। यह केवल एक चीज है जिसे हम सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बिना हम संवाद नहीं कर पाते। कहने के लिए कुछ नहीं होता। कोई भाषा नहीं होती। मैंने पश्चिमी लोगों को देखा है जब वे पश्चिम में एक साथ मेडिटेशन में बैठते हैं। जब वे बैठने के बाद उठते हैं, पुरुष और महिलाएं एक साथ, तो कभी कभी वे जाकर एक दूसरे के सिर को टच करते हैं। जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा, अगर हम कन्वेंशन से क्लिंग करते हैं तो वहीं पर डिफाइलमेंट्स पैदा होते हैं। अगर हम कन्वेंशन को लेट गो कर सकें, अपने विचारों को छोड़ सकें, तो हम शांति में हैं। जैसे कि जनरल और कर्नल, बड़े पद और ओहदे वाले लोग जो मुझसे मिलने आते हैं, जब वे आते हैं तो कहते हैं, ओह, कृपया मेरे सिर को टच करें। अगर वे इस तरह मांगते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। वे अपने सिर को टच किए जाने पर खुश होते हैं। लेकिन अगर आप बीच सड़क पर उनके सिर को थपथपाएं तो बात कुछ और ही होगी। ऐसा क्लिंगिंग के कारण होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि लेटिंग गो सच में शांति का रास्ता है। सिर को टच करना हमारे रिवाजों के खिलाफ है, लेकिन असलियत में यह कुछ नहीं है। जब वे इसे टच किए जाने के लिए सहमत होते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल एक पत्ता गोभी या आलू को टच करने जैसा है। स्वीकार करना, छोड़ देना, लेटिंग गो, यही हल्केपन का रास्ता है। जहां भी आप क्लिंग कर रहे हैं वहीं पर बिकमिंग और जन्म है। वहीं पर खतरा है। भगवान बुद्ध ने कन्वेंशन के बारे में सिखाया और उन्होंने राइट वे से कन्वेंशन को खोलने का उपदेश दिया और इस तरह लिबरेशन तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। यही आजादी है, कन्वेंशन से क्लिंग न करना। इस दुनिया की सभी चीजों की एक कन्वेंशनल रियलिटी होती है। उन्हें स्थापित करने के बाद हमें उनसे मूर्ख नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनमें खो जाना सच में दुख की ओर ले जाता है। नियमों और कन्वेंशन से जुड़ा यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कोई भी इनसे आगे जा सकता है वह दुख से परे है। हालांकि वे हमारी दुनिया की एक विशेषता हैं। उदाहरण के लिए मिस्टर बूनमा को ही ले लीजिए। वह कभी भीड़ का ही एक हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हें डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। यह केवल एक कन्वेंशन है, लेकिन यह एक ऐसा कन्वेंशन है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। यह लोगों की दुनिया का हिस्सा है। अगर आप सोचते हैं, ओह, पहले हम दोस्त थे, हम एक साथ दर्जी के यहाँ काम किया करते थे, और फिर आप जाकर सबके सामने उसके सिर को थपथपाते हैं, तो वह क्रोधित हो जाएगा। यह सही नहीं है। वह इसका बुरा मानेगा। इसलिए हमें नाराजगी पैदा होने से बचने के लिए कन्वेंशंस का पालन करना चाहिए। कन्वेंशन को समझना बहुत उपयोगी है। दुनिया में जीना बस इसी के बारे में है। सही समय और जगह को पहचाने, व्यक्ति को पहचाने। कन्वेंशंस के खिलाफ जाना गलत क्यों है? यह लोगों की वजह से गलत है। आपको समझदार होना चाहिए, कन्वेंशन और लिबरेशन दोनों को जानते हुए। दोनों के लिए सही समय को पहचानें। अगर हम नियमों और कन्वेंशंस को सहजता से इस्तेमाल करना जानते हैं तो हम कुशल हैं। लेकिन अगर हम गलत सिचुएशन में हायर लेवल की रियलिटी के अनुसार व्यवहार करने की कोशिश करते हैं तो यह गलत है। यह कहाँ गलत है? यह लोगों के डिफाइलमेंट्स के साथ गलत है। वहीं पर सभी लोगों में डिफाइलमेंट्स होते हैं। एक सिचुएशन में हम एक तरह से व्यवहार करते हैं, दूसरी सिचुएशन में हमें दूसरी तरह से व्यवहार करना चाहिए।
हमें इसकी बारीकियों को जानना चाहिए क्योंकि हम कन्वेंशंस के भीतर रहते हैं। प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि लोग उनसे क्लिंग करते हैं। अगर हम किसी चीज को मान लेते हैं तो वह वैसी ही होती है। वह वहां है क्योंकि हम मानते हैं कि वह वहां है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एब्सोल्यूट सेंस में ये चीजें असल में मौजूद नहीं हैं। जैसा कि मैंने अक्सर कहा है, पहले हम गृहस्थ थे और अब हम मंक्स हैं। हम गृहस्थ के कन्वेंशन के भीतर जीते थे और अब हम मंक के कन्वेंशन के भीतर जीते हैं। हम कन्वेंशन से मंक्स हैं, लिबरेशन के माध्यम से मंक्स नहीं। शुरुआत में हम इस तरह के कन्वेंशंस स्थापित करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल संन्यास लेता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह डिफाइलमेंट्स पर जीत हासिल कर लेता है। अगर हम मुट्ठी भर रेत लें और उसे नमक कहने के लिए सहमत हो जाएं, तो क्या यह उसे नमक बना देता है? यह नमक है, लेकिन केवल नाम में, रियलिटी में नहीं। आप इसे खाना पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका उपयोग केवल उस समझौते के दायरे में है क्योंकि वहां सच में कोई नमक नहीं है, केवल रेत है। यह केवल हमारे ऐसा मान लेने से नमक बन जाता है। यह शब्द लिबरेशन अपने आप में केवल एक कन्वेंशन है, लेकिन यह उस चीज की ओर इशारा करता है जो कन्वेंशन से परे है। आजादी हासिल करने के बाद, लिबरेशन तक पहुंचने के बाद, हमें अभी भी इसे लिबरेशन के रूप में संदर्भित करने के लिए कन्वेंशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हमारे पास कन्वेंशन नहीं होता तो हम संवाद नहीं कर पाते, इसलिए इसका अपना उपयोग है। उदाहरण के लिए, लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन वे सभी एक जैसे ही लोग हैं। अगर हमारे पास उनके बीच अंतर करने के लिए नाम नहीं होते और हम भीड़ में खड़े किसी व्यक्ति को बुलाना चाहते, ये कहते हुए, अरे इंसान, इंसान, तो ये बेकार होता। आप यह नहीं कह सकते कि आपको कौन जवाब देगा, क्योंकि वे सभी इंसान हैं। लेकिन अगर आप बुलाते, अरे जॉन, तो जॉन आ जाता। बाकी लोग जवाब नहीं देते। नाम बस इसी जरूरत को पूरा करते हैं। उनके माध्यम से हम संवाद कर सकते हैं। वे सामाजिक व्यवहार के लिए आधार प्रदान करते हैं। इसीलिए आपको कन्वेंशन और लिबरेशन दोनों को जानना चाहिए। कन्वेंशंस का एक उपयोग है, लेकिन रियलिटी में वहां सच में कुछ भी नहीं है। यहां तक कि लोग भी अस्तित्वहीन हैं। वे केवल तत्वों के समूह हैं जो कारण और शर्तों से पैदा हुए हैं, शर्तों पर निर्भर होकर बढ़ते हैं, कुछ समय के लिए मौजूद रहते हैं और फिर नेचुरल तरीके से गायब हो जाते हैं। कोई भी इसका विरोध या नियंत्रण नहीं कर सकता। लेकिन कन्वेंशंस के बिना हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। हमारे कोई नाम नहीं होते, कोई प्रैक्टिस नहीं होती, कोई काम नहीं होता। नियम और कन्वेंशंस हमें एक भाषा देने के लिए, चीजों को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किए गए हैं। और बस इतना ही। उदाहरण के लिए, पैसे को ही ले लीजिए। पुराने समय में कोई सिक्के या नोट नहीं थे। उनका कोई मूल्य नहीं था। लोग सामानों का आदान प्रदान करते थे, लेकिन उन चीजों को रखना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने सिक्के और नोटों का इस्तेमाल करके पैसा बनाया। शायद भविष्य में हमारे पास एक नया राजा हो जो यह आदेश दे कि हमें कागज के पैसे का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें मोम का इस्तेमाल करना चाहिए। उसे पिघलाकर और दबाकर ढेले बनाना चाहिए। हम कहते हैं कि यह पैसा है और इसे पूरे देश में इस्तेमाल करते हैं। मोम की तो बात ही छोड़िए, वे शायद मुर्गी की बीट को स्थानीय मुद्रा बनाने का फैसला भी कर लें। बाकी सभी चीजें पैसा नहीं हो सकती, केवल मुर्गी की बीट। तब लोग मुर्गी की बीट के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और मार डालेंगे। ये ऐसा ही है। आप कन्वेंशन को समझाने के लिए कई उदाहरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पैसे के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, वह केवल एक कन्वेंशन है जिसे हमने स्थापित किया है। उस कन्वेंशन के भीतर इसका उपयोग है। इसे पैसा घोषित करने के बाद यह पैसा बन जाता है। लेकिन रियलिटी में पैसा क्या है, कोई नहीं बता सकता। जब किसी चीज के बारे में एक लोकप्रिय सहमति होती है, तब जरूरत को पूरा करने के लिए एक कन्वेंशन अस्तित्व में आता है। दुनिया बस यही है, यह कन्वेंशन है। लेकिन आम लोगों को लिबरेशन समझाना सच में बहुत मुश्किल है। हमारा पैसा, हमारा घर, हमारा परिवार,
हमारे बच्चे और रिश्तेदार केवल कन्वेंशंस हैं जिनका हमने आविष्कार किया है। लेकिन सच में धर्म के प्रकाश में देखा जाए तो वे हमारे नहीं हैं। शायद अगर हम यह सुनते हैं तो हमें इतना अच्छा न लगे, लेकिन रियलिटी ऐसी ही है। इन चीजों का मूल्य केवल स्थापित कन्वेंशंस के माध्यम से है। अगर हम यह स्थापित करते हैं कि इसका कोई मूल्य नहीं है, तो इसका कोई मूल्य नहीं है। अगर हम यह स्थापित करते हैं कि इसका मूल्य है, तो इसका मूल्य है। यह ऐसा ही है। हम एक जरूरत को पूरा करने के लिए दुनिया में कन्वेंशन लाते हैं। यहां तक कि यह शरीर भी सच में हमारा नहीं है। हम बस ऐसा मान लेते हैं। यह सच में हमारी ओर से केवल एक धारणा है। अगर आप इसके भीतर एक असली, ठोस अस्तित्व खोजने की कोशिश करते हैं, तो आप नहीं खोज सकते। केवल तत्व हैं जो पैदा होते हैं, कुछ समय तक चलते हैं और फिर मर जाते हैं। सब कुछ ऐसा ही है। इसमें कोई असली, सच्चा सार नहीं है, लेकिन यह उचित है कि हम इसका इस्तेमाल करें। यह एक कप की तरह है। किसी समय उस कप को टूटना ही है, लेकिन जब तक वह है, आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। यह आपके इस्तेमाल के लिए एक उपकरण है। अगर यह टूट जाता है तो परेशानी होती है, इसलिए भले ही इसे टूटना ही है, आपको इसे बचाए रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए हमारे पास 4 आधार हैं जिन पर भगवान बुद्ध ने बार बार कॉन्टेम्पलेट करने का उपदेश दिया। ये वे आधार हैं जिन पर एक मंक अपनी प्रैक्टिस को जारी रखने के लिए निर्भर करता है। जब तक आप जीवित हैं, आपको उन पर निर्भर रहना होगा, लेकिन आपको उन्हें समझना चाहिए। उनसे क्लिंग न करें जिससे आपके माइंड में तृष्णा पैदा हो। कन्वेंशन और लिबरेशन लगातार इस तरह से जुड़े हुए हैं। भले ही हम कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच के रूप में इस पर अपना विश्वास न रखें। अगर आप इससे क्लिंग करते हैं तो दुख पैदा होगा। सही और गलत का मामला एक अच्छा उदाहरण है। कुछ लोग गलत को सही और सही को गलत के रूप में देखते हैं, लेकिन अंत में सच में कौन जानता है कि क्या सही है और क्या गलत? हम नहीं जानते। अलग अलग लोग सही और गलत के बारे में अलग अलग कन्वेंशन स्थापित करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने दुख को अपना मार्गदर्शक माना। अगर आप इस पर बहस करना चाहते हैं तो इसका कोई अंत नहीं है। एक कहता है सही, दूसरा कहता है गलत। एक कहता है गलत, दूसरा कहता है सही। सच में हम असल में सही और गलत को बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन एक उपयोगी व्यावहारिक लेवल पर हम कह सकते हैं कि सही वह है जो न खुद को नुकसान पहुंचाए और न ही दूसरों को नुकसान पहुंचाए। यह तरीका हमारे लिए एक रचनात्मक उद्देश्य को पूरा करता है। तो आखिर में नियम और कन्वेंशंस और लिबरेशन दोनों बस धर्म हैं। एक दूसरे से ऊंचा है, लेकिन वे एक साथ चलते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम यह गारंटी दे सकें कि कोई चीज निश्चित रूप से ऐसी है या वैसी है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि इसे बस ऐसे ही छोड़ दें। इसे अनिश्चित के रूप में छोड़ दें। चाहे आप इसे कितना भी पसंद या नापसंद करें, आपको इसे अनिश्चित के रूप में समझना चाहिए। समय और स्थान की परवाह किए बिना धर्म की पूरी प्रैक्टिस उस जगह पर पूरी होती है जहां कुछ भी नहीं है। यह समर्पण की, खालीपन की, बोझ को नीचे रखने की जगह है। यह अंत है। यह उस व्यक्ति की तरह नहीं है जो कहता है हवा में झंडा क्यों फहरा रहा है। मैं कहता हूं कि यह हवा के कारण है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि यह झंडे के कारण है। दूसरा पलटकर कहता है कि यह हवा के कारण है। इसका कोई अंत नहीं है। यह उसी पुरानी पहेली की तरह है। पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा? किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। यह बस नेचर है। ये सभी चीजें जो हम कहते हैं वे केवल कन्वेंशंस हैं। हम इन्हें खुद स्थापित करते हैं। अगर आप इन चीजों को विजडम के साथ जानते हैं, तो आप अनित्य, दुख और अनात्म को जानेंगे। यह वह नजरिया है जो एनलाइटमेंट की ओर ले जाता है। आप जानते हैं, अलग अलग लेवल की समझ वाले लोगों को ट्रेन करना और सिखाना सच में बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों के अपने कुछ विचार होते हैं, आप उन्हें कुछ बताते हैं और वे आप पर विश्वास नहीं करते हैं। आप उन्हें सच बताते हैं और वे कहते हैं कि यह सच नहीं है, मैं सही हूं, आप गलत हैं। इसका कोई अंत नहीं है। अगर आप लेट गो नहीं करते हैं तो दुख होगा।
मैंने आपको पहले उन 4 आदमियों के बारे में बताया है जो जंगल में जाते हैं। वे एक मुर्गे को बांग देते हुए सुनते हैं, कक्कडे। उनमें से एक सोचता है, क्या वह मुर्गा है या मुर्गी? उनमें से 3 एक साथ कहते हैं, यह एक मुर्गी है। लेकिन दूसरा सहमत नहीं होता। वह जिद करता है कि यह एक मुर्गा है। एक मुर्गी इस तरह बांग कैसे दे सकती है? वह पूछता है। वे पलटकर कहते हैं, खैर उसके पास एक मुंह है ना? वे तब तक बहस करते हैं और बहस करते हैं जब तक कि उनके आंसू नहीं गिर जाते। सच में इस पर परेशान हो जाते हैं। लेकिन अंत में वे सभी गलत होते हैं। चाहे आप मुर्गी कहें या मुर्गा, वे केवल नाम हैं। हम इन कन्वेंशंस को स्थापित करते हैं, यह कहते हुए कि एक मुर्गा ऐसा होता है, एक मुर्गी वैसी होती है, एक मुर्गा इस तरह रोता है, एक मुर्गी उस तरह रोती है, और इस तरह हम दुनिया में फंस जाते हैं। इसे याद रखें। असल में अगर आप बस ये कहते हैं कि सच में कोई मुर्गी नहीं है और कोई मुर्गा नहीं है, तो वहीं पर बात खत्म हो जाती है। कन्वेंशनल रियलिटी के क्षेत्र में एक पक्ष सही है और दूसरा पक्ष गलत है, लेकिन कभी भी पूरी सहमति नहीं होगी। आंसू गिरने तक बहस करने का कोई फायदा नहीं है। भगवान बुद्ध ने क्लिंग न करने का उपदेश दिया। हम क्लिंग न करने की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? हम बस क्लिंगिंग को छोड़कर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इस क्लिंग न करने को समझना बहुत मुश्किल है। इसकी जांच करने और इसे भेदने के लिए, सच में क्लिंग न करने को प्राप्त करने के लिए गहरी विजडम की जरूरत होती है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो लोग खुश हैं या दुखी, संतुष्ट हैं या असंतुष्ट, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उनके पास कम है या ज्यादा। यह विजडम पर निर्भर करता है। सभी परेशानियों को केवल विजडम के माध्यम से, चीजों का सच देखने के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने हमें जांच करने, कॉन्टेम्पलेट करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कॉन्टेम्पलेशन का मतलब बस इन प्रॉब्लम्स को सही तरीके से सुलझाने की कोशिश करना है। ये हमारी प्रैक्टिस है। जैसे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, वे सबसे नेचुरल और सामान्य घटनाएं हैं। भगवान बुद्ध ने जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु पर कॉन्टेम्पलेट करने का उपदेश दिया, लेकिन कुछ लोग इसे नहीं समझते हैं। इसमें कॉन्टेम्पलेट करने के लिए क्या है? वे कहते हैं, वे पैदा होते हैं लेकिन वे जन्म को नहीं जानते। वे मर जाएंगे लेकिन वे मृत्यु को नहीं जानते। जो व्यक्ति इन चीजों की बार बार जांच करता है, वह देखेगा। देखने के बाद वह धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा लेगा, भले ही उसमें अभी भी क्लिंगिंग हो। अगर उसके पास विजडम है और वह देखता है कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु नेचर का तरीका है, तो वह दुख को कम कर पाएगा। हम बस इसी के लिए धर्म का अध्ययन करते हैं, दुख को दूर करने के लिए। बौद्ध धर्म के आधार के रूप में सच में बहुत कुछ नहीं है, बस दुख का जन्म और मृत्यु है, और इसे ही भगवान बुद्ध ने सच कहा। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है और मृत्यु दुख है। लोग इस दुख को सच के रूप में नहीं देखते हैं। अगर हम सच को जानते हैं, तो हम दुख को जानते हैं। व्यक्तिगत विचारों में यह अहंकार, ये बहसें, इनका कोई अंत नहीं है। अपने माइंड को आराम देने के लिए, शांति पाने के लिए, हमें अपने अतीत, वर्तमान और उन चीजों पर कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए जो हमारे लिए भविष्य में रखी हैं, जैसे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। इन चीजों से पीड़ित होने से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? भले ही हमें अभी भी थोड़ी चिंता हो, अगर हम तब तक जांच करते हैं जब तक हम सच के अनुसार जान नहीं लेते, तो सभी दुख कम हो जाएंगे, क्योंकि हम अब उनसे क्लिंग नहीं करेंगे।